नमस्कार, मैं अखिलेश कुमार। आज से हम सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 4 यानी जीएस पेपर 4 एथिक्स का अध्ययन शुरू करेंगे। इसके अध्ययन के शुरू करने से पहले मैं आपको यह कुछ चीज़ें स्पष्ट करना चाहता हूँ कि किसी भी सिलेबस या किसी भी विषय के अध्ययन से पहले आपको यह मालूम होना चाहिए कि उस विषय से संबंधित जो प्रमुख चीज़ें हैं, जो उसका सिलेबस है वह क्या है और उसका परिप्रेक्ष्य क्या है। अगर आपको यह मालूम होता है तो तय मानिए आप उस विषय को अच्छी तरीके से समझने की स्थिति में होते हैं। एथिक्स के संदर्भ में भी यही बात समझ में आती है कि आपको सबसे पहले यह मालूम होना चाहिए कि जिस एथिक्स को आप यूपीएससी की तैयारी के लिए तैयार करने जा रहे हैं, जिस पेपर को तैयार करने जा रहे हैं, यानी सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र 4 को तैयार करने जा रहे हैं, उस प्रश्न पत्र में उसका सिलेबस क्या है और उस सिलेबस में दरअसल उस पूरे सिलेबस का जो परिप्रेक्ष्य है, उस परिप्रेक्ष्य की मांग क्या है, यह आपको एकदम से स्पष्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर यूपीएससी ने जो 2013 से अपना संशोधन किया है सिलेबस में, उसमें उसने इस प्रश्न पत्र को रखा हुआ है। और इस प्रश्न पत्र को रखने की सबसे बड़ी वजह ये है कि वह इसके जरिए आपको किसी तरह के फिलोसॉफिकल यानी दार्शनिक विवरण को नहीं देना चाहती, पढ़ाना चाहती, बल्कि आप इस परीक्षा के माध्यम में जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उस क्षेत्र के बारे में, उस क्षेत्र में आपके अपने कर्तव्य बोध के बारे में, आपके दायित्वों के बारे में एक प्रारंभिक परिचय कराना चाहती है। इसलिए इस संदर्भ में ही आपको एथिक्स का अध्ययन करना होगा। एथिक्स में आप हम सामने देख रहे हैं कि इसमें मैंने कोटेशन लिखा हुआ है, एक उद्धरण है, कानून नहीं नैतिकता व्यक्ति का निर्माण करती है। इस उद्धरण के पीछे लिखने का कारण क्या है? निश्चय ही हम सारे लोग एक सामाजिक व्यवस्था में जन्म लेते हैं और उस सामाजिक व्यवस्था के निर्माण और उसके विकास में अपनी भूमिका अदा करते हैं। हर व्यक्ति अपने समाज के विकास और उसके निर्माण में जैसी भी हो, वो भूमिका सकारात्मक या नकारात्मक है क्या है, उसमें उसकी भूमिका होती है और वह उसका निर्माण करता है। कोई भी सामाजिक व्यवस्था वह निश्चित प्रतिमानों, मानकों, संविधान, कानून, विधि और तमाम तरह के सामाजिक नियमों के तहत संचालित होती है। लेकिन हकीकत ये है कि ये सामाजिक नियम, ये विधान, ये विधियाँ और ये संविधान और ये सब कुछ व्यक्ति का निर्माण नहीं करते, क्योंकि व्यक्ति पैदा होने के साथ ही इन सारी चीज़ों का अध्ययन नहीं करता। वह इन समस्त सामाजिक संरचनाओं और सामाजिक संगठनों को नहीं समझता। उसका निर्माण, उसके निर्माण में उसके परिवार, उसके माता पिता, उसके समाज का योगदान होता है, जो उत्तरोत्तर विकास के साथ वह अपने समाज के तमाम सामाजिक संदर्भों को और विधियों को समझने की कोशिश करता है। तो इस संदर्भ में आप इसको अगर आप देखते हैं तो आप ये पाते हैं कि व्यक्ति का जो निर्माण का दायरा शुरू होता है, उसमें कानून की भूमिका शुरू में नहीं होती, बल्कि उसके जो जिस परिवेश में रहता है और जिस लोगों के बीच वो विकसित होता है, जो बड़ा होता है, उसमें जो उस परिवेश और उस परिवार, उस समाज की जो नैतिकता के पैमाने होते हैं, वह उसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। और नैतिकता इसी तथ्य में, इसी संदर्भ में व्यक्ति का निर्माण करती है। और व्यक्ति का जो निर्माण होता है उसमें बाद में सारी विधियाँ, कानून, संविधान और संस्थाएं उसके सहयोगी प्रार्थी होती हैं। तो यानी कहने का मतलब है कि यहाँ मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूँ आपको इसके द्वारा कि व्यक्ति का जो निर्माण होता है वह समाज में होता है। और समाज में जब निर्माण होता है यानी वह कानून, विधि, संविधान से कुछ अतिरिक्त भी है। इन्हीं सारी चीज़ों का कि वह अतिरिक्त क्या है और उसमें संविधान, कानून, विधियाँ आदि
कैसे सहयोग करते हैं, इसके ही व्यापक अध्ययन को हम एथिक्स के तहत समझने की कोशिश करते हैं, जिसमें अलग अलग संदर्भों में इसको समझा जाता है। अब हम आपके एथिक्स के सिलेबस पर आते हैं कि एथिक्स का सिलेबस क्या कहता है दरअसल। तो अगर आप एथिक्स के सिलेबस को देखिए तो आप ये पाते हैं मोटा मोटी कि एथिक्स का जो सिलेबस है वह मनुष्य के और एथिक्स यानी नीति शास्त्र के बीच के संबंधों से निकली हुई जो व्यापक प्रतिक्रिया है, व्यापक समीक्षा है, वह इस पेपर के द्वारा निर्धारित की जाती है। इसमें आप एक एक करके हम अपने सिलेबस के हिस्सों को समझने की कोशिश करेंगे। इस प्रश्न पत्र के हिस्से में सबसे पहले आता है एथिक्स और मानव संबंध। एथिक्स और मानव संबंध, इसका पहला जो पार्ट है वह है, और यह मानवीय व्यवहार की सैद्धांतिक व्याख्या से जुड़ा हुआ है। जब मैं ये कह रहा हूँ कि यह मानवीय व्यवहार की सैद्धांतिक व्याख्या से जुड़ा हुआ है, तो मेरे इस कहने का मतलब ये है कि किसी भी समाज का जब विकास होता है, व्यक्ति जब अकेले रहता था, आदिम युग में व्यक्ति जब अकेले अकेले थे, और जब उनका संगठन बना, जब उनका आपसी सामंजस्य बना, तो उस सामंजस्य को बनाए रखने के लिए निश्चित थे कि वो कुछ ऐसे नियमों की स्थापना करते, कुछ ऐसे विधानों का पालन करवाते जिससे कि उस समय की सामाजिक व्यवस्था को यानी वो सामाजिक सामंजस्य को बनाए रखा जा सके। ये दरअसल वो सामंजस्य उन्होंने अपने वक्त के अनुसार दिए। इसी परिप्रेक्ष्य को थोड़ा सा विस्तृत करके आपको समझने की जरूरत है एथिक्स और मानव संबंध के संदर्भ में, कि यह मानवीय व्यवहार की सैद्धांतिक व्याख्या करता है। तो यानी जब सैद्धांतिक व्याख्या करता है तो यानी एथिक्स और मनुष्य के बीच के संबंधों को तय करने के लिए कुछ सिद्धांत तय किए जाते हैं, कुछ मूल्य तय किए जाते हैं, कुछ समाज को व्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए निर्धारित नियम तय किए जाते हैं। और जो नियम तय किए जाते हैं वह उस समाज के विकास में या उस समाज के विकसित होने में, समाज को आगे बढ़ाने में या समाज की सामंजस्यता को बनाए रखने में उनकी भूमिका होती है। और इसी प्रक्रिया के तहत आप जब देखते हैं तो नीति शास्त्र यानी एथिक्स का आयाम तय होता है कि एथिक्स है क्या, एथिक्स की भूमिका क्या है, एथिक्स का उद्देश्य क्या है। इसके अलावा व्यक्तिगत यानी व्यक्ति और समष्टि यानी व्यक्ति और समाज, सार्वजनिक जीवन के बीच क्या संबंध होता है और क्या संबंध होना चाहिए और किस तरह के संबंध की जरूरत है, उसके विधान और नियम स्थापित किए जाते हैं, जिसमें कानून, संविधान, संस्थाएं और तमाम तरह की चीज़ें आती हैं। इसके साथ साथ जो मानवीय मूल्य हैं, जिसमें आप ईमानदारी कह सकते हैं, पारदर्शिता कह सकते हैं, सद्भावना कह सकते हैं, और यानी जितने भी मूल्य हैं उन सारे मूल्यों की क्या भूमिका होती है, और उन मूल्यों के निर्माण में परिवार की क्या भूमिका होती है, उन मूल्यों के निर्माण में समाज, राज्य की क्या भूमिका होती है। और यह सारे मूल्य जो हैं, यह सारे सद्गुण जो हैं, या सारे सदाचार की जो बातें हैं, वो किस तरह से किसी भी परिवार, समाज और राज्य तथा शैक्षणिक संस्थाओं के निर्माण में, और ये सारी संस्थाएं व्यक्ति के निर्माण में कैसी अपनी भूमिका अदा करती हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस अध्ययन में पढ़ते हैं। तो इसका सबसे पहला जो हिस्सा होता है एथिक्स और मानव संबंध। आप इस एथिक्स को इस नज़रिए से देखने की कोशिश कीजिए अपने सिलेबस को, तो आपको चीज़ें और स्पष्ट होती जाएंगी। इसका पहला हिस्सा है एथिक्स और मानव संबंध। यह इसका पहला हिस्सा है, और यह हिस्सा मानवीय व्यवहार की सैद्धांतिक व्याख्या करता है। यह आपको स्पष्ट होना चाहिए। इसका जो दूसरा पार्ट है, इसी जो हमारे एथिक्स के कुल मिला के 8 पार्ट होते हैं, जिसमें पहला पार्ट मैंने आपको बताया जो कि एथिक्स और मानव संबंध यानी नीति शास्त्र और मनुष्य के बीच
क्या संबंध हैं, इसको इसके कुछ निर्धारित आयाम हैं, कुछ निर्धारित नियम हैं। उन नियमों के परिप्रेक्ष्य में इन मूल्यों का मूल्यांकन किया जाता है। दूसरा हिस्सा है वह है भारत और विश्व के विचारकों का एथिक्स में योगदान। अब ये सारे नैतिक नियम, ये वैचारिक नियम, ये दार्शनिक नियम, ये सारे चीज़ों का निर्माण कौन करता है? निश्चित रूप से मनुष्य। और मनुष्य में भी कौन से? वो मनुष्य जो अपने समय के समाज को नेतृत्व प्रदान करते हैं। एक सामाजिक व्यवस्था के निर्माण के साथ साथ आपको यह तो स्पष्ट होगा ही कि जैसे जैसे समाज का निर्माण होता गया, वैसे वैसे उसकी ज़रूरतों के अनुसार उस समाज में सामंजस्य या उस समाज में एक एकता स्थापित करने की मंशा के साथ साथ उसके बौद्धिक विवेचना भी शुरू हुई। और इस बौद्धिक विवेचना ने सामाजिक नियमों का निर्माण करना शुरू किया। दर्शन यानी वैचारिक स्थितियों का, वैचारिक पद्धतियों का भी निर्माण करना शुरू किया। तो ऐसे में जो विचारक हुए प्राचीन काल से लेके अब तक, या फिर आप कह सकते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पे भी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, भारत के संदर्भ में भी और वैश्विक संदर्भ में भी तमाम विचारकों ने अपना योगदान दिया कि मानव जीवन दरअसल है क्या और मानव जीवन को होना क्या चाहिए, सामाजिक व्यवस्था क्या होनी चाहिए, समाज में व्यक्ति का क्या स्थान होना चाहिए, व्यक्ति और समष्टि के बीच क्या संबंध हो सकता है। समष्टि का मतलब सार्वजनिक जीवन के संदर्भों में मैं बात कर रहा हूं कि एक व्यक्ति और समाज के बीच क्या संबंध होना चाहिए, व्यक्ति की भूमिका क्या है, व्यक्ति का महत्व क्या है, समाज की भूमिका क्या है किसी व्यक्ति के परिप्रेक्ष्य में, और समाज का महत्व क्या है किसी भी व्यक्ति के लिए या व्यक्ति के विकास में। इन तमाम चीज़ों पे जो द्वंद्व जो समझा गया, जो द्वंद्व चला, जो वैचारिक बहस चली, उन वैचारिक बहसों में जिन विद्वानों ने भाग लिया, जिन दार्शनिकों ने, विचारकों ने भाग लिया, उन्होंने अपने अपने समय के अनुसार, अपनी समझ के अनुसार तमाम अलग अलग तरीके के मत प्रचारित किए। इन मतों का अध्ययन ही इसके संदर्भ में करने की बात है, और यह भी मानवीय व्यवहार की सैद्धांतिक व्याख्या को ही स्पष्ट करता है। यानी उन्होंने जो नियम बनाए या उन्होंने जो विचार दिए, उनके जो दार्शनिक तत्व थे, उन सबों ने उन्होंने अपनी एक पद्धति विकसित की, अपनी एक वैचारिकता विकसित की। उस वैचारिकता के अनुसार, उसी वैचारिकता के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने मनुष्य और समाज के बीच के संबंध, यानी व्यक्ति और समष्टि के बीच के संबंध को व्याख्यायित करने की कोशिश की। यानी यह स्पष्ट है कि यह भी जो हिस्सा है, जो उसके 8 हिस्से हैं एथिक्स के, उसका ये जो दूसरा भाग है, इसका भी जो संबंध है, यह भी जो है वो मानवीय व्यवहार की सैद्धांतिक व्याख्या से संबंधित है। जब मैं इस पार्ट को आपको पढ़ाऊंगा तो पश्चिम के संदर्भ में, यानी वैश्विक विचारों के संदर्भ में, मैं आपको सोफिस्ट से लेके सुकरात, प्लेटो, अरस्तु से होते हुए आधुनिक युग में जॉन रॉल्स और अमर्त्य सेन तक लेके आऊँगा, और उस पर आपसे इस पे चर्चा करूँगा कि दरअसल उनका क्या मानना है मनुष्य और समाज के बीच संबंधों को लेकर, मनुष्य और राज्य के बीच संबंधों को लेकर, मनुष्य के निर्माण और राज्य के निर्माण में दोनों की क्या भूमिका होती है, और अंततः कितना दोनों एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे की जिम्मेदारी क्या होती है और किसकी कितनी ज़रूरत होती है, इन संदर्भ में बात करूँगा। इसी संदर्भ में भारतीय विचारकों के बारे में भी हमारी आपसे बातचीत होगी, जिसमें चाणक्य से लेकर महात्मा गांधी तक और आज के दौर के भी जो नए विचारक हैं, भारतीय विचारक हैं, उन संदर्भों में भी हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। और दरअसल मानवीय व्यवहार की इन सारे विचारकों ने क्या सैद्धांतिक व्याख्या प्रस्तुत की है, इस पर हम आपसे बात करेंगे, और इसके साथ साथ इनके सवालों को भी उठाते चलेंगे और इनके संदर्भों को भी समझते चलेंगे। तो जो ये दूसरा हिस्सा है, यानी विचारक और एथिक्स,
यहाँ पे आपको एक चीज स्पष्ट हो गई कि यह जो पहले दो हिस्से हैं वह एथिक्स आपका जो सिलेबस है उसके पहले जो दो हिस्से हैं वह सैद्धांतिक यानी सैद्धांतिक व्याख्या। और किसकी सैद्धांतिक व्याख्या? मानवीय व्यवहार की। मानवीय व्यवहार की सैद्धांतिक व्याख्या से संबंधित है। अब हम इसके तीसरे हिस्से के बारे में बात करते हैं। यह जो तीसरा हिस्सा है इसको भी समझने की जरूरत है। अब इस तीसरे हिस्से में तीन चीजें आएंगी, तीन बातें आएंगी, इसमें तीन पक्ष हैं इसके, जो यह आपका व्यवहार है जो इसकी सैद्धांतिक व्याख्या है। यानी विचारकों ने और विचारकों के साथ साथ जो नियम और कानून बने, जो विधियां बनी, जो संविधान बने, यानी जो स्पष्ट रूप से इस स्थिति से नहीं है, इस स्थिति में नहीं है जिनमें कि तुरंत बदलाव शुरू हो सके। यानी एक सैद्धांतिक जिनका पक्ष है, एथिक्स के उस पक्ष पे जो सैद्धांतिक है, उस पे उसके अध्ययन के लिए एथिक्स और मानव संबंध और विचारक और एथिक्स, इन दोनों हिस्सों में आप मानवीय व्यवहार की सैद्धांतिक व्याख्या पाते हैं। लेकिन मानवीय व्यवहार में सैद्धांतिक व्याख्या के अलावा मनुष्य का, क्योंकि मनुष्य हमेशा किसी सिद्धांत के तहत चलता है या किसी विचार के तहत चलता है या किसी बने बनाए नियम और कानून के तहत चलता है, ऐसा नहीं होता। ना ये उस व्यक्ति के साथ होता है जो एक सामान्य जीवन जीता है और ना उस व्यक्ति के साथ होता है जो सार्वजनिक दायित्व जीता है। क्योंकि मनुष्य के जीवन को कई चीजें हैं, कई बातें हैं जो प्रभावित करते हैं, जिसमें उसकी अपनी चेतना, उसका अपना ज्ञान, उसका अपना नजरिया, उसकी अपनी प्रवृत्ति, उसकी अपनी परवरिश, ये तमाम चीजें हैं जो व्यक्ति को प्रभावित करते हैं, जो निश्चित रूप से बहुत सैद्धांतिक नहीं होती हैं बल्कि उसके व्यक्तित्व का हिस्सा होती हैं, दो तात्कालिक भी होती हैं और उसके व्यक्तित्व का एक स्थिर पक्ष भी होती हैं। तो इस संदर्भ में जब हम बात करेंगे तो अगला जो आता है, जो अगला विषय जो आता है वो है अभिवृत्ति। अभिवृत्ति यानी एटीट्यूड इसे इंग्लिश में कहते हैं। यह अभिवृत्ति जो है वह दरअसल मानवीय आचरण से संबंधित है। जब मैं मानवीय आचरण की बात करता हूं तो यानी मानवीय व्यवहार से संबंधित है। और इस अभिवृत्ति की स्थिति आप अपने सार्वजनिक जीवन में या अपने व्यक्तिगत जीवन में भी हर समय पाते होंगे। आप उसको देखते हैं, उसको महसूस करते हैं कि कोई मनुष्य, किसी मनुष्य का व्यवहार या किसी मनुष्य के व्यवहार में जो उसका तरीका होता है चीजों को देखने का, वह कैसा है। अभिवृत्ति को हम एक सामान्य अर्थ में अगर समझना चाहें, मैं एकदम स्पष्ट पूरा अभिवृत्ति का यही अर्थ होता है ये तो नहीं कह रहा हूं, लेकिन सामान्य अर्थ में आप अभिवृत्ति को नजरिए से समझिए। अभिवृत्ति यानी नजरिया, चीजों को देखने का जो नजरिया होता है। तो इस नजरिए में क्या चीजें होती हैं, क्या चीजें प्रमुख होती हैं, इस संदर्भ में जब आप इसको समझने की कोशिश करेंगे तो हम इस पे जब बात करेंगे तो इस पे व्यापक रूप से अभिवृत्ति का निर्माण, अभिवृत्ति की संरचना, अभिवृत्ति का अर्थ और इसके प्रपेक्ष में मनुष्य और मनुष्य का किसी दूसरे मनुष्य के साथ, मनुष्य का समाज के साथ, मनुष्य का राज्य के साथ क्या संबंध हो सकता है या क्या संबंध होता है, इन सबको हम समझेंगे। और फिर इसमें हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि किसी व्यक्ति की अभिवृत्ति यानी किसी व्यक्ति के नजरिए का उस समाज के ऊपर या उसके अपने सामाजिक संबंधों पर क्या असर होता है और क्यों होता है। यानी एक सामाजिक अभिवृत्ति को भी और एक नैतिक अभिवृत्ति की भी परिप्रेक्ष्य में इस बात को हम अपने इस पेपर में समझने की कोशिश करेंगे। यह आपको यहां तक मुझे उम्मीद है कि यह अभिवृत्ति आपको इस बात के लिए यह स्पष्ट होगा कि यह मानवीय आचरण का हिस्सा है। इसकी कोई सैद्धांतिक व्याख्या नहीं की जा सकती, यह किसी सिद्धांत से जुड़ा हुआ नहीं है। और ना आप यह कह सकते कि नहीं यही मनुष्य का यही नजर, जो किसी का जो नजरिया है वही नजरिया सही हो सकता है। किसी भी चीज को देखने के अलग अलग नजरिए हो सकते हैं। इसको मैं एक सामान्य से परिप्रेक्ष्य में, एक सामान्य से उदाहरण के द्वारा आपको समझाना चाहता हूं।
और वह उदाहरण ये है कि जैसे अगर मैं बात करूं कि फूलों के को बाग में खिलने और उसके तोड़ने के संदर्भ में, तो आपको इस बात को समझने की कोशिश करनी चाहिए कि जब मैं ये कह रहा हूं कि फूलों को बाग में खिलना, के प्रति दो नजरिए हो सकते हैं। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो फूलों को बाग में खिलते हुए देख के खुश हों और वह उसे अपनी ईश्वर की या खुदा की या किसी की भी आराधना में उसको शामिल करना चाहें। तो आपने देखा होगा कि लोग फूलों का उपयोग जो है उन्हें तोड़कर और ले जाते हैं और आराधना में करते हैं, अपने इष्ट की आराधना में करते हैं। एक तो यह दृष्टिकोण होता है कि मुझे अपने जिसकी मैं आराधना कर रहा हूं उसमें उसके लिए समर्पित करना फूलों को, और वो इसे सबसे मूल्यवान काम मानते हैं। लेकिन इसी परिप्रेक्ष्य में कुछ लोग और होते हैं, ऐसे भी होते हैं जिनका ये मानना होता है कि फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए। क्यों नहीं तोड़ना चाहिए? क्योंकि वह मानते हैं कि फूल किसी भी बगीचे या किसी भी उद्यान की शोभा होते हैं और वह वहाँ खिलते हैं तो कई दिनों तक और कई लोगों तक उनकी खुशबू और उनके खिलने की जो खूबसूरती होती है वो पहुंचती है। तो कहने का मतलब संक्षेप में यह है कि ये दो नजरिए हैं। एक नजरिया ये है जो फूलों का इस्तेमाल अपने आराध्य के, अपने इष्ट के को समर्पित करता है, और एक नजरिया ये है जो यह मानता है कि नहीं, फूलों को उसके उद्यानों से नहीं तोड़ना चाहिए और वो वहाँ पे खिले रहते हैं तो व्यापक रूप से बड़े पैमाने पर कई दिनों तक लोगों को प्रशंसित करते हैं, क्योंकि फूलों को देखने के बाद निश्चित रूप से मनुष्य के अंदर एक आनंद का अनुभव आता है। तो एक सार्वजनिक, एक सामाजिक आनंद की बात करता है, और एक पक्ष जो है वह अपने आराध्य के प्रति अपने व्यक्तिगत आनंद की बात करता है, जो उसे आराध्य को समर्पित कर होता है। तो यह क्या है? यह दरअसल नजरिया है, और इस नजरिए के व्यापक परिप्रेक्ष्य को हम इस अभिवृत्ति के साथ जब हम समझेंगे तो यह अभिवृत्ति किस तरह से मानवीय आचरण का निर्धारण करती है, मनुष्य के व्यक्तित्व को कैसे प्रभावित करते हैं, और इसके व्यापक परिप्रेक्ष्य क्या होते हैं, व्यापक फलक क्या होते हैं सामाजिक और आर्थिक स्थितियों में, नैतिक स्थितियों में, राजनीतिक स्थितियों में, इसके बारे में हम आपसे, और इसका सामाजिक प्रभाव क्या होता है, इसका हम विस्तृत रूप से आगे चलकर बात करेंगे। यानी इसका जो तीसरा हिस्सा है वह है अभिवृत्ति। एथिक्स में आपके पाठ्यक्रम का जो अगला हिस्सा है वह है अभिक्षमता और लोक सेवा के बुनियादी मूल्य। अब आप एक चीज लगातार महसूस करना शुरू कर दीजिए, और यह आपको समझने की आपके सिलेबस में कैसे टर्न हो रहा है, कैसे बदलाव आ रहा है, इस बात को भी समझना शुरू करिए कि जो अगला हिस्सा है, जो अगला पार्ट है उसका वो है अभिक्षमता और लोक सेवा के बुनियादी मूल्य। अभिक्षमता का अंग्रेजी मतलब है, इसको अभिरुचि भी कहते हैं, और इसका अंग्रेजी मतलब है एप्टीट्यूड। यानी यह किसी भी काम के प्रति आपका जो आपके व्यक्तित्व का जो प्रतिक्रिया होती है, आपकी व्यक्तित्व की जो प्रतिक्रिया होती है, यह उससे संबंधित है, उसको समझने से संबंधित है। यानी यह भी आपके मानवीय आचरण का पार्ट है। इसके बारे में हम विस्तृत अध्ययन आगे करेंगे और इसको मैं और स्पष्ट तरीके से आपको बताऊंगा। यह आपके मानवीय आचरण का पार्ट है, और इसके तहत आप मनुष्य के में जो अभिक्षमता यानी उसकी अभिरुचि यानी जो उसका एप्टीट्यूड है, इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। साथ ही यह भी आप इसमें हासिल करेंगे कि लोक सेवा के जो बुनियादी मूल्य होते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके सब्जेक्ट को, आपके विषय को या आपके सिलेबस को धीरे धीरे आपकी लोक सेवा की जो स्थिति है, जिसकी परीक्षा हो रही है, उससे जोड़ा जाने लगा है। और उन लोक सेवा के बुनियादी मूल्यों में कौन कौन से मूल्य होते हैं जो दरअसल आपकी अभिरुचि का हिस्सा होते हैं। आप जिसमें सत्यनिष्ठा है, पारदर्शिता है, निष्पक्षता है, सार्वजनिक सेवा में आपका जो समर्पण का भाव है वह कितना है, समाज के कमजोर वर्गों के प्रति आपकी जो सहानुभूति है, यानी समाज के कमजोर वर्गों के प्रति आपका जो दृष्टिकोण है वो कितना है, उसमें सहिष्णुता कितनी है, उसकी संवेदना कितनी है, इन तमाम चीज़ों का जो अध्ययन होता है। और दरअसल यह सारी चीज़ें भेदभाव रहित, पारदर्शिता, निष्पक्षता, सार्वजनिक सेवा में
आप के प्रति समर्पण का भाव, ये कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति, सहिष्णुता और संवेदना, ये समस्त चीजें आपकी अभिक्षमता के द्वारा ही, यानी अभिरुचि के द्वारा ही परिभाषित होती हैं। और एक व्यक्ति की अभिरुचि किन स्थितियों में कैसी हो सकती है, क्या हो सकती है, कितनी बदलती है कि नहीं बदलती है, यह उसका नैसर्गिक आचरण है, अभिरुचि उसका नैसर्गिक पक्ष है, या फिर इसमें कुछ बदलाव भी होता है समाज के द्वारा। ये तमाम चीज़ों का अध्ययन हम इसमें करेंगे और यह वो दृष्टिकोण प्रदान करता है जिस दृष्टिकोण के जरिए आपका मूल्यांकन किया जाता है कि आप अपने कर्तव्य के प्रति कितने सत्यनिष्ठ हैं, आप पारदर्शी हैं, निष्पक्ष, आपके अंदर कितनी क्या निष्पक्षता है कि नहीं है, और आपके अंदर कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति है कि नहीं, सहिष्णुता है कि नहीं, और संवेदना है कि नहीं। इससे जुड़े हुए प्रश्नों के द्वारा आपके व्यक्तित्व के इन पहलुओं के बारे में जानकारी ली जाती है। यानी अभिक्षमता, अभिव्यक्ति, अभिक्षमता, यह इसका अगला पार्ट हुआ। इसके बाद आता है मामला भावनात्मक बौद्धिकता का, यानी इमोशनल इंटेलिजेंस का। इमोशनल इंटेलिजेंस यानी भावनात्मक बौद्धिकता, यह इसे बौद्धिक संवेदना भी कहते हैं। यह आपके व्यक्तित्व का हिस्सा है, यानी मानवीय आचरण का पार्ट है। इसका आपके जीवन में क्या रोल है, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। और भावनात्मक बौद्धिकता, दरअसल इसको एक तरीके से समझ लीजिए कि भावनात्मक बौद्धिकता एक नया कॉन्सेप्ट है, और यह नया कॉन्सेप्ट दरअसल इस बात को स्थापित करने की कोशिश है कि मनुष्य का सार्वजनिक जीवन में उसके जो निर्णय होते हैं, वह उसके निर्णय उसके व्यक्तित्व से प्रभावित होते हैं, और उन निर्णयों की सफलता या असफलता भी उसके व्यक्तित्व के इसी पक्ष, जिसे हम भावनात्मक बौद्धिकता कह रहे हैं, उसी से प्रभावित होती है और उसी से संचालित होती है। किसी भी घटना के परिप्रेक्ष्य में, किसी भी क्रिया के परिप्रेक्ष्य में, किसी व्यक्ति द्वारा व्यक्त की गई प्रतिक्रिया दरअसल उसकी भावनात्मक बौद्धिकता की देन होती है। तो इस संदर्भ में यह बहुत व्यापक है, और खासकर लोक सेवा के संदर्भ में भी, चाहे वो प्रशासनिक सेवा हो, चाहे सार्वजनिक जीवन की कोई सेवा हो, जन सेवा हो, या फिर एनजीओ के जरिए कोई सेवा की जा रही हो, या मतलब सार्वजनिक सेवा के किसी भी अवधारणा में भावनात्मक बौद्धिकता की अपनी भूमिका होती है, जो व्यक्ति अपने समाज, अन्य व्यक्तियों के प्रति प्रदर्शित करता है अपनी क्रियाओं के द्वारा। तो इसमें हम जब बात करेंगे, यह भी एक मानवीय आचरण का हिस्सा है। इसमें हम जब बात करेंगे तो हम इसकी अवधारणा, शासन और प्रशासन में इसकी व्यवस्था, इसका उपयोग और इसके प्रयोग के बारे में बात करेंगे। यानी आपको इस दो लाइनों से ही यह स्पष्ट होता होगा कि यह भावनात्मक बौद्धिकता की जब बात होगी, यानी लोक सेवा के संदर्भ में जब बात होगी, शासन और प्रशासन के संदर्भ में जब बात होगी, तो यह कितनी ज्यादा उपयोगी है, यह आपको यह स्पष्ट हो रहा होगा इस बात से, इसके लिए लिखी गई दो लाइनों से, कि यह एक महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों में से इस प्रश्न पत्र के है। और निश्चित ही हर साल इससे रिलेटेड कोई ना कोई प्रश्न किसी न किसी तरीके से पूछा जाता रहा है। तो मानवीय आचरण का यह तीसरा हिस्सा है भावनात्मक बौद्धिकता। यानी ये तीनों हिस्से, अभिवृत्ति, अभिक्षमता और भावनात्मक बौद्धिकता, यह मानवीय आचरण से जुड़े हुए हैं। दो चीजें आपको स्पष्ट हो गई। हमें जो आपका सिलेबस है, उस सिलेबस को 8 हिस्सों में विभाजित किया गया है। उन 8 हिस्सों में पहले जो 2 हिस्से हैं वो मानवीय व्यवहार की सैद्धांतिक व्याख्या से संबंधित हैं, यानी उसमें विचारकों का और स्थापित नियमों, कानूनों का वर्णन किया है, समझदारी विकसित करनी है। इसके बाद जो अगले 3 हिस्से हैं, अभिवृत्ति, अभिक्षमता और भावनात्मक बौद्धिकता, यह तीनों हिस्से मानवीय आचरण से संबंधित हैं,
यानी मानवीय व्यवहार से संबंधित हैं, जो मनुष्य अपने समाज या अपने परिवेश में जिस तरह से व्यवहार करता है, यह उनके विभिन्न पक्षों को परिभाषित करते हैं, विभिन्न पक्षों को के प्रतीक हैं, जिन पे हम इस बात को समझ सकते हैं इस संदर्भ में। अब हम इसके अगले पक्ष पे चलते हैं, और वो है, इसका अगला जो पार्ट है वो है शासन में शुचिता। जब शासन में शुचिता की बात की जाती है तो शासन में शुचिता यानी कि एक लोक सेवक के रूप में या एक जनसेवक के रूप में या किसी भी ऐसे रूप में जिसमें आप अपने समाज की सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हों, सार्वजनिक दायित्व का निर्वहन कर रहे हों, उस निर्वहन में आपके क्या क्या अधिकार हैं और आप के अधिकारों के साथ साथ लोगों के यानी आम लोगों के भी क्या क्या अधिकार जुड़े हुए हैं, और यह सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं, शासन में शुचिता के अंतर्गत आती हैं। यह भी मानवीय व्यवहार का महत्वपूर्ण पहलू है। यानी आपने मानवीय व्यवहार की सैद्धांतिक व्याख्या के बारे में पढ़ा, मानवीय व्यवहार के आचरण के बारे में पढ़ा, और यह जो पहलू है वह मानवीय व्यवहार का सैद्धांतिक पहलू है। इसमें आपको लोक सेवा की अवधारणा क्या है, सरकार में सूचना का आदान प्रदान करने का तरीका क्या है, सरकारी गतिविधियां किस पारदर्शिता के तहत संचालित होती हैं, सूचना का अधिकार किसी भी नागरिक किसी भी सचेत नागरिक के दायित्व के लिए कितना जरूरी है, और सरकार यहाँ पे सरकार का मतलब किसी पार्टी की सरकार से मतलब नहीं है। सरकार एक व्यवस्था है, और उस व्यवस्था का उस नागरिक के बीच जो संबंध है, उसके बीच का जो खुलापन है, उसके बीच की जो पारदर्शिता है, उस पारदर्शिता की स्थिति क्या है, उसके अधिकार क्या हैं, इसको व्यक्त करने के लिए सूचना का अधिकार है। और अधिकारियों के लिए जो सार्वजनिक दायित्वों को निभा रहे हैं वो उनके कोड ऑफ कंडक्ट यानी आचार संहिताएं क्या हैं। एक नागरिक की भी अगर आचार संहिता होती है तो जिन दायित्वों को वह सार्वजनिक रूप से निभा रहा है कोई व्यक्ति, तो उसकी भी अपनी एक आचार संहिता होती है। और आचरण की संहिता क्या है, व्यक्ति के साथ समाज का, व्यक्ति के साथ राज्य का, व्यक्ति के साथ सरकार का जो आचरण है वह दोनों के प्रति वह क्या है, इसको स्पष्ट करेंगे हम इस पार्ट में, शासन में शुचिता के पार्ट में। इसके अलावा सिटीजन चार्टर यानी नागरिक घोषणा पत्र, यानी एक किसी भी लोकतांत्रिक समाज में एक व्यक्ति की भूमिका क्या है, वह व्यक्ति, उस व्यक्ति के अधिकार क्या हैं, एक नागरिक के बतौर वह किन किन अधिकारों और किन किन दायित्वों का वहन करने के लिए स्वतंत्र है, यह सारी बातें हम इस पार्ट में करते हैं जिसे कहते हैं शासन में शुचिता। यह मानवीय व्यवहार से संबंधित है। अब हम इसके अगले पार्ट पे चलते हैं। तो हम शासन में शुचिता की बात कर रहे थे। इस शासन में शुचिता को हम, यह हमारे मानवीय व्यवहार से संबंधित है। आप इसको, यह इसका एक अलग हिस्सा है, एक और हिस्सा है शासन में शुचिता। यह मानवीय व्यवहार, यानी यहां पे आपको और थोड़ा सा स्पष्ट ये कर दूं कि मानवीय व्यवहार का जब मतलब होता है तो किसी मनुष्य का अपने साथ व्यवहार का मामला नहीं है, मनुष्य का समाज के साथ जो व्यवहार है उसका मामला है, या समाज का मनुष्य के साथ क्या व्यवहार है उसका मामला है। जब हम समाज की बात करते हैं तो उसमें राज्य भी आ रहा है और उस राज्य की व्यवस्थाएं भी आ रही हैं, राज्य के संस्थान भी आ रहे हैं, समाज की व्यवस्थाएं और समाज के संस्थान भी आ रहे हैं, और उन संस्थानों का किसी मनुष्य के प्रति क्या व्यवहार है, किसी मनुष्य के प्रति क्या दायित्व है, और मनुष्य का उन संस्थानों के प्रति व्यवहार और दायित्व क्या है, और उसके जानने के जो अधिकार हैं उनके बीच की जो संबंधों की पारदर्शिता है, उस पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए, उसकी सहभागिता को बनाए रखने के लिए जो दायित्व होते हैं, जो संबंधों की मर्यादा होती है, वह सारी कुछ शासन में शुचिता के अंतर्गत आती है, और यह पक्ष मानवीय व्यवहार से संबंधित है। इसके आगे हम बात कर रहे हैं तो हमारा जो अगला हिस्सा है वो है लोक प्रशासन में लोक सेवा मूल्य और नीति शास्त्र। अब आप इस बात पे गौर करिए, मैं एक बार फिर से आपको ले चलूं कि हमने जब बात अपनी एथिक्स के
संदर्भ में जो हमने सिलेबस की बात शुरू की थी, तो ये देखा था कि एथिक्स और मानव संबंध, विचार और एथिक्स, यानी एथिक्स के विचारक जो हैं उनके बारे में, यानी हमने सबसे पहले मानवीय व्यवहार की सैद्धांतिक व्याख्या करने की कोशिश की, उसको समझने की कोशिश की। उसके बाद आपके सिलेबस में मानवीय आचरण से संबंधित अभिव्यक्ति, अभिक्षमता और भावनात्मक बौद्धिकता से को भी लिया गया है कि एक मानवीय व्यवहार की सैद्धांतिक व्याख्या, यानी एक मनुष्य के व्यवहार की सैद्धांतिक व्याख्या क्या हो सकती है, फिर उसका आचरण क्या हो सकता है, फिर वो शासन में शुचिता का मानवीय व्यवहार क्या हो सकता है। और अब हम जो प्रवेश कर रहे हैं उस स्थिति में प्रवेश कर रहे हैं जहां कुछ नियम कायदे हैं, निश्चित सैद्धांतिक गतिविधियां हैं, और वो नियम कायदे, वो निश्चित सैद्धांतिक गतिविधियां लोक प्रशासन में लोगों के व्यक्तियों से व्यवहार और लोक प्रशासक के व्यवहार से रिलेटेड है, जो कि वह अपने राज्य, अपने समाज और अपने दायित्वों के प्रति निर्वहित करता है। तो इसलिए इसमें जो लोक प्रशासन में लोक सेवा मूल्य और नीति शास्त्र की जब हम बात करेंगे तो हम प्रशासनिक व्यवहार के संदर्भ में इसको देखने की कोशिश करते हैं, इसको समझने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है। अब किसी भी प्रशासन में कोई भी प्रशासनिक अधिकारी या कोई भी जनसेवक जो भी होता है, उसके व्यवहार का पैमाना क्या होता है? वह ऐसा नहीं है कि वह कुछ निश्चित उसने अपने नियम बना दिए हैं, अपने कानून बना लिए हैं, अपने तरीके से उसने तय कर रखा है और उसके तरीके से वह व्यवहार करता है। बल्कि जैसे ही वह किसी भी सार्वजनिक दायित्व को ग्रहण करता है, तो उस सार्वजनिक दायित्व को ग्रहण करने में उसके जब वो ग्रहण करता है तो उसके लिए कई संस्थाएं या कई चीजें, कई माध्यम उसकी सहायता के लिए होते हैं, जिसमें नियम होते हैं, विधियां होती हैं, संविधान होता है, उसका उत्तरदायित्व क्या है यह होता है, आचार संहिता उससे संबंधित होती है, शासन की व्यवस्था क्या होगी वह संबंधित होती है उसका, और उसके साथ साथ उसके अंतरात्मा दरअसल उन विधियों, उन दायित्वों और उन नियमों, जिन नियमों के तहत उसे उन कार्यभारों को दिया गया है, सार्वजनिक कार्यभार को दिया गया है, उसको उस दायित्व के निर्वहन के लिए क्या क्या जरूरी चीजें हैं और क्या क्या उसके अधिकार हैं। दरअसल ये समस्त चीजें उसके अधिकार को परिभाषित करती हैं, और जब ये अधिकार उसके तय होते हैं तो उसके दायित्वों को भी परिभाषित करती हैं, और इन दायित्वों का इस्तेमाल वह अपने विवेक और अपनी अंतरात्मा के नजरिए से करने की कोशिश करता है। तो लोक सेवा में यह उसके, और यह क्या है, यह सारी गतिविधि क्या है? यह सारी गतिविधि दरअसल उसके प्रशासनिक व्यवहार को इंगित करती है, यानी प्रशासनिक व्यवहार को स्पष्ट करती है। आप समझ गए होंगे मेरे कहने का मतलब कि यानी प्रशासनिक व्यवहार में क्या है? प्रशासनिक व्यवहार में उसके बाद विधि, कानून, उसके उत्तरदायित्व, और इसके साथ साथ जिस व्यवस्था में वह काम कर रहा है उसका शासन, यह सारी चीजें हैं जो उसको पहले से दी गई होती हैं, पहले से प्रदान की गई होती हैं, जिसके प्रकाश में वह अपने प्रशासनिक व्यवहार को निर्धारित करता है। और उस प्रशासनिक व्यवहार को निर्धारण में लोक सेवा के जो मूल्य हैं, जो निर्धारित मूल्य हैं, उनके प्रकाश में, और जो उसकी नैतिक गतिविधियां हैं, जो उसके एक नैतिक शासन का की स्थापना का जो पूरा कॉन्सेप्ट है किसी भी व्यवस्था में, जैसे एग्जाम्पल के रूप में लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो नागरिक है वो फर्स्ट है, और उसकी ही सेवा में ये तमाम गतिविधियां संचालित की जाती हैं, यानी कि जनता जो है वह प्रथम है और उस जनता की सेवा में ही समस्त गतिविधियां संचालित की जाती हैं। दरअसल इसीलिए यह लोक सेवा भी कहलाती है, और इस लोक सेवा का संदर्भ जो है वह उसकी प्रशासनिक गतिविधियों से संबंधित है। यानी यह प्रशासनिक व्यवहार में किसी भी लोक सेवक की क्या भूमिका हो सकती है, उसका दायित्व क्या है, उसके लिए निर्धारित नियम क्या है, उसके लिए निर्धारित कानून क्या है, उसके पद का जो दायित्व है या पद के जो अधिकार हैं वह क्या है, वह इन सारे प्रकाश में अपनी अंतरात्मा की आवाज और अपने नैतिक दायित्व के तहत इन सारी चीजों को निर्धारित अपने कार्य को अंजाम देता है। यही हम इसका अध्ययन लोक प्रशासन में लोक सेवा मूल्य और नीति शास्त्र में करेंगे, जो दरअसल व्यक्ति के प्रशासनिक व्यवहार से संबंधित है। यानी यह एक अन्य पार्ट हो गया इसका, एथिक्स का। लोक प्रशासन में
लोक सेवा मूल्य और नीति शास्त्र। यह पाठ प्रशासनिक व्यवहार से जुड़ा हुआ है, इसको समझने की जरूरत है। अब इसका अगला जो पार्ट है वह है कि इन समस्त एथिक्स और मानव संबंध, विचारक, अभिवृत्ति अभिक्षमता, भावनात्मक बौद्धिकता, शासन में शुचिता और लोक प्रशासन में लोक सेवा मूल्य, इन सातों हिस्सों का, आपके पाठ्यक्रम के इन सातों हिस्सों का किस तरह से इसका व्यवहारिक इस्तेमाल होगा वह इसके 8वें हिस्से में स्पष्ट होता है, जिसे हम मामला अध्ययन कहते हैं या केस स्टडी कहते हैं। केस स्टडी में आपको कुछ समस्याएं दी जाती हैं सार्वजनिक जीवन की, उन समस्याओं के निस्तारण में, यानी उसका हल क्या हो सकता है, आपके नज़रिए से उस समस्या का हल क्या है, आपके नज़रिए से आपके सामने किसी भी समस्या को हल करने के विकल्प क्या हैं, किसी भी घटना को तय करने के विकल्प क्या हैं, किसी भी मामले को सुलझाने के साधन क्या हैं, विकल्प क्या हैं, आपका मत क्या है, आप कैसे सोचते हैं, आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी, या आप कैसे निर्धारित करेंगे कि इसमें कौन कौन से मूल्य, प्रशासन के कौन कौन से मूल्य इसमें शामिल हैं, सार्वजनिक जीवन के कौन कौन से मूल्य इसमें शामिल हैं। और उन मूल्यों के बीच में कई बार मामले ऐसे भी आते हैं कि आप किसी द्वंद्व में फंसते हैं, उन द्वंद्वों का हल क्या होगा, आपको किसके पक्ष में जाना होना होगा, आपको जो निर्णय लेंगे उस निर्णय को कैसे आप जस्टिफाई कर सकते हैं, यानी उसके निर्णय के पीछे आप कैसे बेहतर तर्क स्थापित कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों का जो अध्ययन होता है वह केस स्टडी के तहत होता है, इसे मामला अध्ययन कहते हैं, और इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। यह तो बात हुई आपके सिलेबस की, जिसको हमने एक मोटा रूप प्रदान किया है, और यह आपके पाठ का 8वां हिस्सा है, केस स्टडी, मामला अध्ययन। अब हम इस प्रश्न पत्र के मनोविज्ञान को संक्षेप में समझने की कोशिश करेंगे। मूल रूप से यह प्रश्न पत्र 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक हिस्सा है आपका यह पार्ट, जिसमें एथिक्स और मानव संबंध, विचारकों की नज़र में एथिक्स, अभिवृत्ति अभिक्षमता, भावनात्मक बौद्धिकता, शासन में शुचिता, लोक प्रशासन में लोक सेवा मूल्य और नीति शास्त्र आते हैं। और एक हिस्सा है जो केस स्टडी का आता है, और इससे संबंधित प्रश्न होते हैं। और तकरीबन आप ये मान के चलिए एक मोटा मोटी कि इन दोनों की हिस्सेदारी आधे नंबर, 250 नंबरों का जो पेपर होता है उसमें आधे की होती है। तो ये मोटा मोटी मान चलिए, कभी कुछ चेंज हो सकता है, बदलाव हो सकता है, इसलिए मैं उस पार्टिकुलर इस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन आपको ये मान के चलिए कि इसका आधा हिस्सा इसका होता है, आधा हिस्सा इसका होता है। और यह पेपर नितांत आपकी बौद्धिक विवेचना पर निर्भर करता है। इसमें करने के लिए आपके सामने बहुत कुछ होता है। फिलहाल हम इस प्रश्न पत्र के मनोविज्ञान को समझने की कोशिश करते हैं। इस प्रश्न पत्र का पहला जो हिस्सा होता है उसमें विचारकों के कथन होते हैं, उद्धरण होते हैं, परिभाषाएं होती हैं। इसके साथ साथ आपको सद्गुण, मूल्य, सदाचार, अभिवृत्ति, अभिक्षमता आदि, तार्किक बौद्धिकता जैसे विषयों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इनसे जुड़े हुए प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। लेकिन यह एक सामान्य बात हुई, और यह जरूरी है कि आप इसके मूल तत्व को समझने की कोशिश करें। जब मैं ये बात कर रहा हूँ, आपसे कह रहा हूँ कि एथिक्स के पहले हिस्से के मूल तत्व को समझने की कोशिश करें, तो यहाँ मूल तत्व से इसका अभिप्राय यह है कि जो भी सवाल होता है उस सवाल के साथ आप उन सवालों को उठाकर देखेंगे तो एक परिवेश जुड़ा होगा, एक स्थिति जुड़ी होगी
जैसे कि अगर मैं एक सवाल आपके सामने रखूं 2020 का, तो एक सवाल है कि 2020 का पहला ही प्रश्न जो है कि व्यापक राष्ट्रीय शक्ति के 3 मुख्य घटकों जैसे मानवीय पूंजी, मृदु शक्ति और तथा सामाजिक सद्भाव की अभिवृद्धि में नीति शास्त्र के मूल्यों की भूमिका, नीति शास्त्र और उसके मूल्यों की भूमिका का विवेचन करिए। या फिर महात्मा गांधी का एक उदाहरण है कि स्वयं को खोजने का सर्वोत्तम मार्ग यह है कि आपने अपने आप को अन्य की सेवा में खोया है या नहीं। अब यहां पर देखिए, यहां पे क्या है, खास परिस्थितियां हैं। आपसे पूछा जा रहा है, एक सवाल यह पूछा जा रहा है कि यहाँ आपको एक तरह से आपसे एक बार में ये पूछा जा रहा है कि दरअसल व्यापक राष्ट्रीय शक्ति जो है उसमें जो मुख्य घटक होते हैं, उसमें कुछ मुख्य घटक हैं। मानवीय पूंजी है, उसमें आपकी सॉफ्ट पावर यानी मृदु शक्ति है, और सामाजिक सद्भाव है। इसकी अभिवृद्धि में नीति शास्त्र और मूल्यों की भूमिका क्या हो सकती है। इस संदर्भ में इस प्रश्न को समझने की कोशिश करनी होगी। इसमें क्या है, इसमें एक खास तरह की स्थिति है, खास तरह की परिस्थिति दी गई है और समस्या दी गई है, परिवेश दिया गया है, और उस परिवेश में आपको यह स्पष्ट करना है कि क्या प्रासंगिकता है एथिक्स की यानी नीति शास्त्र की और मूल्य की। आपको इस संदर्भ में उसको लिखना होगा। या फिर जैसे गांधी जी का जो उदाहरण मैंने आपके सामने रखा कि स्वयं को खोजने का सर्वोत्तम मार्ग यह है कि अपने आप को अन्य की सेवा में खो देना। तो इस प्रश्न में आप क्या समझते हैं, तो इस परिप्रेक्ष्य को पहले समझने की कोशिश करनी होगी। यह परिप्रेक्ष्य कैसे समझ में आएगा कि जैसे ही आप कहते हैं, यही मूल तत्व है। जैसे ही आपको एक मैं और अन्य उदाहरण ले लेता हूं, जैसे ही एक नारा दिया जाता है, जो आपने कई बार सुना होगा, मेरा भारत महान। निश्चित ही हम जिस देश में रहते हैं, जिस देश के हवा पानी में हमने सांस ली है, जिस देश में ही हमने तरक्की की है, जिसके जीवन से हमारे जीवन में संचार हुआ है, वह देश जो मेरा देश है वो महान है। और भारत जैसा जो बहुत सांस्कृतिक देश है, वो निश्चित रूप से एक महान परंपरा को व्यक्त करता है। तो हमारे लिए सामान्य रूप से किसी एक सामान्य व्यक्ति के लिए मेरा भारत महान एक बड़ा नारा हो सकता है, एक बड़ा नारा है। या फिर इसके अलावा एक बात और कि जो हम आम रूप से सुनते आए हैं कि सर्वहित में व्यक्ति का हित निहित है। इन दोनों परिप्रेक्ष्य देखिए। एक सामान्य व्यक्ति के लिए बिल्कुल ये समझने की इस बात है कि मेरा भारत महान और सर्वहित में व्यक्ति का हित निहित है। सामान्य व्यक्ति के लिए एक नारा है, लेकिन यह आपके लिए सिर्फ एक नारा भर नहीं होना चाहिए, बल्कि इसके पीछे के परिप्रेक्ष्य को भी समझने की जरूरत होती है। क्योंकि जब स्लोगन तैयार होते हैं, जब स्लोगन आते हैं, तो वो किसी न किसी समाज के किसी न किसी उस पक्ष को भी व्याख्यायित करते हैं जो उसका स्याह पक्ष होता है। यानी जब मेरा भारत महान मैं कह रहा हूं, तो निश्चित रूप से अगर इसको कहना पड़ रहा है मुझे, तो निश्चित रूप से इसका एक पक्ष और भी है, और वह पक्ष है कि कहीं ना कहीं मेरे भारत में ऐसी स्थितियां हैं जो उसे महान नहीं बनने देती, वो उसको महान बनने से रोकती हैं। या जब मैं कहता हूं कि सर्वहित में व्यक्ति का हित निहित है, तो यह भी स्पष्ट है कि जब अगर यह कहना पड़ रहा है कि सर्वहित में व्यक्ति का हित निहित है, यह हमें स्पष्ट करना पड़ रहा है, तो यहां पर यह स्थितियां बनी हुई हैं कि व्यक्ति का जो हित है, या तो वह संकट में है किसी न किसी परिप्रेक्ष्य में, किसी न किसी रूप में, या फिर जब सर्वहित की बात होती है तो वह जो सर्वहित है यानी सबका जो हित है, वह कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से संकट में है। इस परिप्रेक्ष्य में इसको समझने की जरूरत है। यानी जब हम इस पूरे चीजों को समझते हैं, तब हम इसके
पूरे मनोविज्ञान को, इस प्रश्न पत्र के मनोविज्ञान को समझने की कोशिश करते हैं। अब हम इसके अगले हिस्से पर बात करते हैं। यह अगला हिस्सा है कि कुल मिलाकर यह प्रश्न पत्र हमें प्रशासनिक भ्रष्टाचार, प्रशासनिक अनैतिकता, प्रशासनिक अपारदर्शिता और इस तरह की जो तमाम गतिविधियां होती हैं जो प्रशासन के नकारात्मक पक्ष को व्यक्त करती हैं और एक सैद्धांतिक मूल्य के हिसाब से, सैद्धांतिक नजरिए से जो उसका सकारात्मक पक्ष होता है, उसके बनिस्बत एक मानक तैयार करती हैं, यानी एक आदर्श का निर्माण करती हैं। इसी के बीच के संतुलन को और स्पष्ट रूप से व्याख्यायित करने से संबंधित है। अब इसमें आपका योगदान क्या होगा, यह भी एक संक्षेप में समझ लेते हैं कि निश्चित रूप से एथिक्स के प्रश्नों को समझने के लिए आपके लिए जरूरी है कि आप इसके व्यवहारिक और नीतिगत तथा तार्किक पक्ष को समझें, क्योंकि जब आप इन प्रश्नों को हल कर रहे होते हैं तो इस रूप में आप नहीं प्रस्तुत होते हैं कि आप एक सामान्य व्यक्ति हैं, बल्कि आपकी भूमिका इस रूप में होती है कि आप एक व्यक्ति के साथ साथ एक दायित्व बोध का इस्तेमाल करने वाले भी व्यक्ति हैं। यानी आपको एक दायित्व बोध भी दिया गया है, जिसके तहत, यानी एक दायित्व दिया गया है, एक जिम्मेदारी दी गई है। उस जिम्मेदारी के तहत निश्चित रूप से उस जिम्मेदारी के कुछ नियम होंगे, उस जिम्मेदारी के कुछ विधान होंगे, उस जिम्मेदारी के कुछ अधिकार होंगे। उन अधिकारों के परिप्रेक्ष्य में ही इन सवालों को हल करना है। तो यह हमेशा ध्यान रखिए कि एथिक्स के जब प्रश्नों को आप हल करेंगे तो आपकी तार्किकता, आपकी बौद्धिक क्षमता, आपकी समझ और नीतिगत फैसलों पर आपका जो रुख है वह काफी हद तक इसके लिए जिम्मेदार होता है। यानी एक तरह से यह आपके सोच की परीक्षा है। यह प्रश्न पत्र वास्तव में आपकी सोच की परीक्षा है और इसी संदर्भ में यह आपके व्यक्तित्व का परीक्षण भी है, जिसको समझने की जरूरत है। तो पहली बात कि यह आपके विचार और आपके तर्क प्रक्रिया पर आधारित है, यानी आपकी सार्वजनिक चेतना क्या है, आप कितना अपने समाज को समझते हैं, आप कितना उस समाज के उसके सकारात्मक और नकारात्मक तत्वों से परिचित हैं, और आपकी जो चेतना है वो किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन और सामाजिक जीवन के अंतर संबंधों को किस तरीके से समझती है। यह प्रश्न पत्र आपके उस चेतना की परख करता है और यह इसलिए यह आपकी व्यापक समझ और आपकी तार्किकता का परीक्षण करता है। सामाजिक संबंधों, संस्थानों, व्यवहार प्रणालियों का आपको कितना ज्ञान है, इससे इस प्रश्न पत्र की यह प्रश्न पत्र आपसे इन सब चीजों की अपेक्षा करता है और इसी संदर्भ में यह आपके व्यक्तित्व का परीक्षण है। और जब यह आपके व्यक्तित्व का परीक्षण है तो आपका व्यक्तित्व क्या है, आपका नजरिया क्या है, आप चीजों को किस नजर से देख रहे हैं और कितना आप किसी भी सवाल का, किसी भी प्रश्न का वस्तुपरक मूल्यांकन कर पा रहे हैं, यह आपके लिए, जब वस्तुपरक मूल्यांकन कह रहा हूं तो इसका मतलब यह है कि कितना सटीक मूल्यांकन आप प्रश्न का कर पा रहे हैं, यह आपकी खूबी है। और यह खूबी तभी विकसित हो सकती है जब आप एथिक्स के सैद्धांतिक व्यवहार को भी समझें, एथिक्स के मानवीय आचरण, मानवीय व्यवहार को भी समझें, यानी आप अपने पूरे सिलेबस को समझें और वह समझ को अपने विचारों में विकसित करें, लाएं। और जब जैसे ही आप इन सारी चीज़ों को समझते हैं, जिनकी व्याख्या मैंने पहले की है आपके सामने, जैसे ही आप इसको समझते हैं वैसे ही आपकी लेखन शैली में वो सारी चीज़ें स्पष्ट होने लगती हैं और उसकी प्रभावशीलता आपको आती जाती है। और निश्चित रूप से हर कथन, उद्धरण और नैतिक शब्द किसी न किसी तरह से आपकी आम जिंदगी से जुड़े होते हैं। इसलिए जब भी इन पे विचार करिए, एक सामान्य व्यक्ति की तरह नहीं बल्कि एक दायित्व बोध से प्रभावित व्यक्ति की तरह विचार करिए और सामाजिक जीवन में इसमें जो भी गतिविधियां हो रही हैं उसको समझने की कोशिश करिए। और इसमें ही यह भी है, बात आपको निहित है, जैसा कि मैंने सबसे पहले ही बताया था कि दुनिया की प्रमुख विचारकों की नज़र से भी समस्याओं को समझना है। इसमें आप अपनी नज़र से तो समस्याओं को समझेंगे ही समझेंगे, अगर आप अपने प्रश्नों के उत्तर के साथ साथ उससे संबंधित किसी विचारक की कोई उद्धरण, कोई कथन, किसी विचार को अगर आप जोड़ते हैं
और उसको जोड़ने के साथ उस विचार की, उस उद्धरण की, उस ज्ञान की और उसकी व्यवहारिक उसका पारिवारिक परिवेश जो है उससे उसकी उपयोगिता को निर्धारित करते हैं, तो यह भी आपके प्रश्न के लेखन शैली को मजबूत बनाता है। तो कुल मिलाकर आप अंत में यह समझ लीजिए कि आपको प्रशासनिक सेवाओं के नैतिक पक्ष पर जोर देना है और आपको यह दृष्टिकोण रखना है कि कोई भी समस्या है, सार्वजनिक जीवन की कोई भी समस्या है, वह असंभव नहीं है, उसका हल असंभव नहीं है, उसका समाधान संभव है। और इसी दृष्टिकोण से आपको यह प्रश्न पत्र हल करना है, जिसमें निश्चित रूप से संघर्ष ज़्यादा महत्वपूर्ण है, न कि जीवन से पलायन, समस्या से पलायन। और अब अंत में मैं आपसे एक चीज़ ये बता दूं कि यह समस्त कवायद जो है वह आपकी प्रशासनिक सेवा में आपके दृष्टिकोण से संबंधित है। इसलिए इसका जब अध्ययन आप करेंगे तो इसका कोई भावनात्मक अध्ययन नहीं होगा, बल्कि इसका वैचारिक अध्ययन करना होगा आपको। इसको प्रशासन में कैसे इसको रूपांतरित किया जा सकता है, इस बात का अध्ययन करना होगा। और इसके लिए जहाँ तक पढ़ने के लिए पुस्तकों की बात है, तो एक तो ये है कि जो लेक्चर्स आपके क्लास में होंगे उन लेक्चर्स को ध्यान से देखिए, समझिए, उनके महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट करिए। एथिक्स पर लेक्सिकन की पुस्तक आती है, वो आप पढ़ सकते हैं। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का प्रशासन में मूल्य का जो रिपोर्ट है उसको आप पढ़ सकते हैं। दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट जो है, चौथी रिपोर्ट है गवर्नेंस में एथिक्स, उसको आप पढ़ सकते हैं। एथिक्स से संबंधित पेपरों को, जो पिछले सालों के जो पेपर हैं उनको आप हल करिए। हल करके आप हमें भी भेज सकते हैं, संस्थान को भी भेज सकते हैं, उनको भी देखा जा सकता है, परखा जा सकता है। और इसके अलावा खुद भी हर रोज आप अखबार पढ़ते होंगे, उसमें नई नई खबरें आती हैं। उन खबरों के आधार पर अपने खुद स्वयं के द्वारा केस स्टडी बनाने की कोशिश कीजिए। उन केस स्टडी में जैसे वो पेपर आते हैं उस तरह के पेपरों की सहायता से आप उसमें देखिए कि कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं, कैसे विकल्प निर्धारित किए जा सकते हैं। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न पत्र को तैयार कर सकते हैं। इस प्रश्न पत्र को समझने के लिए मैं अंत में फिर एक बार आपसे ये कह दूं कि ये जान लीजिए कि इस प्रश्न पत्र को करने के लिए सबसे बेहतर तरीका है कि आप अपने आप को सामान्य नागरिक के बतौर नहीं, बल्कि किसी भी प्रशासनिक दायित्व या जनसेवक या किसी भी तरह के व्यक्ति जिसकी कोई सार्वजनिक जिम्मेदारी है, उस व्यक्ति के तौर पे अपने आप को सोचने की क्षमता विकसित करिए। और यह सोचने की क्षमता विकसित करना निष्पक्ष होना चाहिए और आपके साथ एक सत्यनिष्ठ आचरण की भी मांग की जाती है इस प्रश्न पत्र को समझने में, तभी आप इसका तार्किक उत्तर दे सकेंगे। शुक्रिया।